नमस्ते मित्रों। तो हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके थे कि वो जो डायग्नोसिस और क्लासिफिकेशन था उसको पढ़ चुके थे हम लोग। अब हम लोग आज जो पढ़ने जाएंगे वो सेकंड चैप्टर रहेगा। सोल सोल के बुक से सेकंड चैप्टर रहेगा यूनिट 1 का। ये जो रहेगा तो इकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड क्लिनिकल असाइनमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर का रहेगा सेकंड चैप्टर, जो कि इस बुक से, यही वाली बुक से रहेंगी। तो आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं और फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग बहुत इजली डिस्कस करेंगे, समझे। चलिए, पहला जो है तो आज का चैप्टर जो है इसमें इकोलॉजिकल फैक्टर के बारे में हम लोग समझेंगे। तो हम लोग यहाँ से समझते हैं कि किसी व्यक्ति में जन्मजात या पहले से मौजूद ऐसी प्रवृत्ति, कमजोरी जो उसे मानसिक विकारों के प्रति संवेदनशील बनाती है, यानी सेंसिटिव बनाती है। कहने का मतलब इसका ये है कि किसी भी इंसान में, किसी भी व्यक्ति में जन्मजात प्रवृत्ति यानी उसका जेनेटिकल जो उसके अंदर ही वो प्रवृत्ति है, उसके उससे वो प्राप्त होती है। अगर उसके परिवार में किसी को मानसिक विकार था, अगर उससे वो प्राप्त होती है जन्मजात प्रवृत्ति या कोई भी कमजोरी जो कि उसके फैमिली पिछले पीढ़ी में हुआ हो और उसके पास है, और ऐसे विकार को जो है तो आगे देखेंगे। इसमें क्या क्या हो सकते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल सोशल फैक्टर हो सकते हैं। ये सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उदाहरण के तौर पे देखें तो अनुवांशिकता, जिसको जेनेटिक फैक्टर्स कहते हैं। दूसरा जो है बचपन के आघात, कुछ चीजें चाइल्डहुड ट्रॉमा होते हैं। व्यक्ति की विशेषता, जैसे अधिक संवेदनशील कोई होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, किसी भी बात पे रोने लगा, कोई छोटी सी घटना हो गई वो बस वहीं शुरू हो गया। तो बहुत कुछ बहुत कुछ ऐसे भी होते हैं। तो पहला जो सेकंड चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल। डायथेसिस स्टेट मॉडल जो है, यानी डायथेसिस तनाव मॉडल जो है उसका, इस मॉडल, यह मॉडल बताता है कि मानसिक विकार अब उत्पन्न होते हैं जब पूर्व प्रवृत्ति यानी डायथेसिस और तनावपूर्ण परिस्थितियां यानी स्ट्रेस मिलकर असर डालती है। कहने का मतलब ये है कि डायथेसिस का मतलब हो गया दो। डायथेसिस का मतलब पूर्व मतलब पहले प्रवृत्ति, मतलब जो हमें पूर्वजों से मिला, आनुवांशिक हो सकता है, जैविक असंतुलन हो सकता है, व्यक्तित्व कमजोरियां हो सकती है, जो कि हमारे अंदर कमजोरियां हैं, कुछ चीजें हैं जिसको हम नहीं झेल पाते हैं, वो हमारी कमजोरियां हो सकती है। और तनावपूर्ण परिस्थितियां यानी प्रेजेंट में जो स्ट्रेस है, वो दोनों मिलकर असर डालती है, उसी को डायथेसिस तनाव मॉडल कहते हैं, यानी डायथेसिस स्टेट मॉडल कहते हैं, इस चीज को कहते हैं। अगर इसको दो भागों में हम लोग अच्छे से देखें तो दो भागों में हम लोग इस प्रकार से देखेंगे कि डायथेसिस तनाव स्ट्रेस मॉडल किसको कहेंगे। तो पहले हम डायथेसिस को अलग पढ़ लेते हैं और स्ट्रेस को अलग पढ़ लेते हैं। अगर डायथेसिस में देखें तो जो अनुवांशिक कारण है, जो कि हमको पीढ़ी से मिली है, अनुवांशिक का मतलब जो पूर्वजों से हमें जो हमारी प्रवृत्ति में मिलती है वो होता है। जैविक असंतुलन यानी जो हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स में होते हैं, उसको शारीरिक असंतुलन, जैसे कह सकते हैं कुछ भी न्यूरोकेमिकल्स वगैरह के बारे में कह सकते हैं, जो कि असंतुलन होते हैं। व्यक्तित्व की कमजोरियां, ये हो गया डायथेसिस। और स्ट्रेस क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया कि जीवन की कठिनाइयां, जीवन में कठिनाइयां, परिस्थितियां, जैसे नौकरी खो गई, खाना नहीं मिल रहा, रिश्तों से समस्या हो गया, और भी परिवार में कुछ प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया मेरा तनाव, स्ट्रेस। सामाजिक दबाव यानी सोसाइटी से कुछ प्रेशर मिल रहा, या तो कुछ अपने साथ इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इसको कहेंगे स्ट्रेस, जो कि हम अपने दिमाग में स्ट्रेस लेते हैं, इसी को कहेंगे तनाव। अगर देखा जाए तो अगर किसी व्यक्ति में पहले से प्रवृत्ति और उस पर तनाव भी आता है तो मानसिक विकार विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। जी, कहने का मतलब ये है कि
जिस इंसान में पहले से प्रवृत्ति है टेंशन लेने का, उसके बायोलॉजिकल फैक्टर से ही वो, मतलब उसके पीढ़ी से ही उसको मिला है कि साला वो पहले से उसके पूर्वज वाले टेंशन ले रहे थे, तो उसमें भी ये चीज, ये गुण है। और अगर अगर वो पहले से तो वो गुण है, लेकिन अगर तनाव भी, स्ट्रेस भी साथ में उसको वर्तमान जीवन में मिल जाए, यानी इस परिस्थिति में अभी के टाइम में मिल जाए, तो क्या होगा कि संभावना बढ़ जाता है कि उसको मानसिक विकार हो सकता है, यानी मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, उसमें ये चीज होता है। जिनमें प्रवृत्तियां कम होती है, यानी पुराना चीज डायस्थेसिस जिसमें कम होता है, वो तनाव को बेहतर संभाल सकते हैं, यानी स्ट्रेस को अच्छे लेवल से संभाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें प्रवृत्ति नहीं है, बहुत कम है, जैसे जिसको पूर्वज से नहीं मिला, जिसके पूर्वज कूल रहते थे, तो वो परिस्थिति को भी हैंडल कर सकता है। कुछ भी सिचुएशन आया, कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, तो नॉर्मल वो इजी से हैंडल कर सकता है। तो अगर डायथेसिस को हम एक लाइन में देखें, तो इस तरह डायथेसिस तनाव मॉडल, स्ट्रेस मॉडल को अगर एक लाइन में हम पढ़े, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि मानसिक विकार तब होते हैं जब व्यक्ति की प्रवृत्ति और जीवन का तनाव मिलकर असर डालता है। बात कहने का मतलब जो पुरानी बातें बोला हूं मैं, वही चीज है कि जो इंसान में प्रवृत्ति है, जो पुराना चीज हमें अपने पूर्वजों से मिला है तनाव लेने का, और वर्तमान जीवन में भी अगर तनाव मिल जाती है, तो दैट मीन्स कि वो डायथेसिस मॉडल कहलाएगा और उस पर असर डालती है, मानसिक विकार में वो असर डालती है डायथेसिस। आगे चलते हैं। आगे जो अपना है, वो जो आगे अपना है पढ़ना है, जो वो है अपना दूसरा दूसरा टॉपिक पढ़ना है, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, यानी जैविक दृष्टिकोण। जैविक दृष्टिकोण क्या है? तो जैविक दृष्टिकोण को माना जाता है कि मानसिक रोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि मानसिक विकार को समझने के लिए, यानी मेंटल डिसऑर्डर को समझने के एक तरीका है। बायोलॉजिकल फैक्टर पर्सपेक्टिव जो है, सो एक बायोलॉजिकल फैक्टर जो है, सो मेंटल डिसऑर्डर को समझने का एक तरीका है। इसमें यह माना जाता है कि मानसिक रोग केवल मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारणों से नहीं, बल्कि जैविक आधारों से भी उत्पन्न होता है। अब इसमें ये चीज कहा जाता है कि ये तरीका है, सबसे पहले मेंटल डिसऑर्डर को समझने के लिए ये एक तरीका है, बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है, सो एक तरीका है। अब इसमें ये कहा जाता है कि यह जो है, इसमें जो है, सो सिर्फ केवल साइकोलॉजिकल फैक्टर और सोशल पर्सपेक्टिव ही काम नहीं करते, बल्कि जैविक फैक्टर भी उत्पन्न हो सकता है, यानी प्रोड्यूस हो सकता है। तो आगे चलते हैं, अब देखेंगे जैविक फैक्टर किसको कहते हैं। मानसिक विकारों को, यानी मेंटल डिसऑर्डर को बायोलॉजिकल और शारीरिक और जैविक प्रक्रियाओं से जोड़कर देखा जाता है। इसमें शारीरिक यानी बॉडी और जैविक प्रक्रियाओं को जोड़कर देखा जाता है। जैविक फैक्टर का मतलब हो गया अपने शरीर से जुड़ा हुआ चीज, और जैविक प्रक्रिया उससे जोड़कर देखा जाता है, इसी को कहते हैं जैविक दृष्टिकोण। यह मानता है कि मस्तिष्क की संरचना, जैसे रसायन यानी न्यूरोकेमिकल्स और आनुवांशिकता जेनेटिक्स, मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। जैविक फैक्टर, जैविक दृष्टिकोण यानी बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यह मानता है कि इस जो मस्तिष्क का संरचना होता है, यानी ब्रेन स्ट्रक्चर जो होते हैं, और न्यूरोकेमिकल्स और जेनेटिक्स अपने हेल्थ पे डायरेक्ट सीधा असर डालता है, यानी इससे जो है सो असर डालने का मतलब हो गया कि उस पर डायरेक्ट अटैक कर सकता है, ये सब चीजें से उस पर प्रभावित हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें तो देख सकते हैं कि डिप्रेशन में न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन का असंतुलन हो जाता है, समझे। यानी किसी इंसान में डिप्रेशन है, तो उसको जब न्यूरोट्रांसमीटर को देखेंगे तो उसमें सेरोटोनिन और डोपामिन का असंतुलन होता है, इम्बैलेंस हो जाता है। और सीजोफ्रेनिया में मस्तिष्क की संरचना असामान्य होती है। जो सीजोफ्रेनिया बीमारी है, एक जो मेंटल डिसऑर्डर है, उसमें क्या होता है कि ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो अलग होता है, असामान्य होता है, अब नॉर्मल होता है। तो ये चीजें हैं बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल
ये हो गया बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जो कि इतने चीजें पर डिपेंड करता है कि अब आगे देखेंगे। अगला टॉपिक है जैविक कारण कारक यानी बायोलॉजिकल केजुअल फैक्टर्स। तो अपने बुक से इसमें कुछ कुछ चीजें दी गई है जो कि कारक है यानी फैक्टर है। पहला कारक जो है वो है जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकता। अनुवांशिकता से यह मतलब है कि परिवार या जुड़वा बच्चों में मानसिक रोगों की समानता यह दिखाती है कि जीन का बड़ा योगदान है। जैविक फैक्टर में जैविक पर्सपेक्टिव का एक फैक्टर है अनुवांशिकता, जिसको जीन कहते हैं। इसमें यह बताया गया है कि परिवार और जुड़वा बच्चों में मेंटल डिसऑर्डर की समानता दिखाई देती है, जो कि इसमें जो योगदान होता है वो जीन का योगदान बहुत ज्यादा होता है। कहने का मतलब ये है कि दो बच्चे होंगे, जुड़वा बच्चे होंगे, तो दोनों में सेम बीमारी हो सकती है, या फिर जो मेरे परिवार के मेरे पापा में जो चीज बीमारी है वो मुझ में हो सकती है। ये इसमें जो है तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जीन, इसमें योगदान होता है। दूसरा है न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस। इसके फैक्टर्स को मैं बता रहा हूँ, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के फैक्टर्स को मैं बता रहा हूँ। तो दूसरा जो फैक्टर्स है वो है न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस। अब इसमें क्या होता है, मस्तिष्क में यानी ब्रेन में रसायनों का संतुलन बिगड़ने से मूड और व्यवहार प्रभावित होते हैं। कैसे, इसको एक चीज से समझते हैं। अगर न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस हो गया तो हमारा जो ब्रेन में जो बैलेंस बना के चलते हैं या अपना मूड या व्यवहार जो है वो बदल सकता है। गुस्सा हो सकते हैं, टेंशन में आ सकते हैं। तो अगर न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस हो गया तो हमारा ब्रेन और हमारा बिहेवियर चेंज हो सकता है और हमारा मूड भी बिगड़ने का चांस ज्यादा रहता है। तीसरा फैक्टर है मस्तिष्क की संरचना और कार्य यानी ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो बताता है कि एमआरआई या अन्य तकनीकों से पता चलता है कि कुछ विकारों में मस्तिष्क के हिस्से अलग अलग तरह से काम करते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि सिंपल है कि ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन में यही है कि अगर हम मशीन से एमआरआई या अन्य किसी मशीन से चेक करें अपने दिमाग के भाग को, तो उसमें पता चलता है कि हमारा दिमाग का अलग अलग हिस्सा होता है और कुछ हिस्से अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। तो यही चीज इसमें बताया गया। 3 फैक्टर हो गए। चौथे फैक्टर है शारीरिक बीमारियां या चोट यानी फिजिकल इलनेस या इंजरी। तो इसका मतलब ये है कि सिर की चोट, संक्रमण या हार्मोनल असंतुलन भी मानसिक विकार को जन्म दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर सर में चोट लग गया हो या किसी से हम संक्रमित हो गए हो, फैलने वाली बीमारियों से अगर संक्रमित हो गए हो, तो या तो हमारे शरीर के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस हो, तो जो है तो ये मेंटल डिसऑर्डर को जन्म दे सकती है। इसमें बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अगर इसको हम छोटे भाग में पढ़ के देखें तो 1-2 लाइन में, जैसे अगर हमको याद करके जाना हो तो इस प्रकार से याद करके जाएंगे कि जैविक दृष्टिकोण किसको कहते हैं। जैविक दृष्टिकोण का मतलब हो गया बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव किसको कहते हैं, तो मानसिक विकारों को शरीर और मस्तिष्क की प्रक्रिया को से जोड़कर देखता है। जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो बॉडी और ब्रेन प्रोसेस को जोड़कर देखता है, इसी को बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहते हैं। अब इसके फैक्टर कौन कौन से हैं कि जैविक कारण या कारक कौन कौन से हैं। तो पहला तो है अनुवांशिकता, दूसरा है न्यूरोकेमिकल असंतुलन, तीसरा है मस्तिष्क की संरचना या कार्य, चौथा है शारीरिक बीमारियां या चोट। ये चीज होता है। यह दृष्टिकोण बताता है कि मस्तिष्क रोग केवल मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि जैविक आधार पर भी निर्भर करता। तो ये पर्सपेक्टिव बताता है कि जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं वो सिर्फ
साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे ही डिपेंड नहीं करते हैं बल्कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा। अगर आपको इसके बारे में, अगर इसका फैक्टर्स तो ज्यादा डिपेंड करता है भाई, याद करना और ये चीज याद करके जाना चाहिए। सिंपल सा है भाई, जो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होंगे वो बॉडी और ब्रेन के प्रोसेस से जोड़कर मेंटल डिसऑर्डर को देखेंगे। एक लाइन में हो गया। दूसरे लाइन में इसमें क्या क्या कारण हो सकता है, इसका फैक्टर कौन कौन सा हो सकता है, तो जेनेटिक्स हो सकता है पहला। दूसरा कि न्यूरोकेमिकल्स इम्बैलेंस हो सकता है। तीसरा क्या है, तीसरा हो सकता है कि तीसरा मस्तिष्क की कार्य, जो कि मेरा ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसे करते हैं, ये चीज हो सकता है। चौथा हो सकता है कि शारीरिक बीमारियां, जो कि हमारे बीमारी से है, या तो हम किसी के संक्रमण में आ गए या हमारे दिमाग में चोट लग गई है। इस तरह की चीजें, 4 फैक्टर्स हैं, हम देख लिए। अगला जो हम लोग को टॉपिक है, अगला टॉपिक है मनोवैज्ञानिक का दृष्टिकोण, यानी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। हम देखेंगे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो इसको समझने के लिए, ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर को समझने के लिए एक तरीका है। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी मेंटल डिसऑर्डर को समझने का एक तरीका है, क्योंकि इसमें यह माना जाता है कि मानसिक रोग केवल जैविक कारणों से नहीं, बल्कि व्यक्ति की सीखने की प्रक्रिया, सोचने, भावनाओं और अनुभव से भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से हम लोग देखें कि जितना बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है मेंटल डिसऑर्डर को मापने के लिए या जानने के लिए, समझने के लिए, उसी प्रकार से हमारा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है, ये चीज देखेंगे। इसमें ये चीज व्यक्ति को सोचता कैसे है, सीखता कैसे है, यानी लर्निंग प्रोसेस कैसा, उसके फीलिंग्स या उसके एक्सपीरियंस उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स के जो कारक थे। हम लोग अब आगे देखेंगे, आगे देखते हैं। तो इसमें भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के मुख्य बिंदु, तो मुख्य बिंदु में हमारा है लर्निंग कंडीशन, सीखने का प्रभाव। अगर किसी इंसान को गलत सिखा दिया जाए तो उसके व्यवहार पे दिखता है या उसके अनुभव में दिखता है। अगर मैं कुछ गलत सीख लिया तो वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करेगा। अगर मेरे को किसी टीचर ने गलत ज्ञान दिया या गलत चीज सिखा दिया तो हम गलत ही करेंगे, वो हमारे बिहेवियर पे साफ साफ झलकेगा। जैसे किसी बच्चे को बचपन में डराया जाए, बहुत ज्यादा डराया जाए, भूत से या किसी चीज से भी डराया जाए, तो बड़ा होके उसके अंदर फोबिया का बीमारी, मेंटल डिसऑर्डर आ जाएगा। तो ये चीज है। दूसरा पॉइंट है संज्ञानात्मक कारक। संज्ञानात्मक कारक का मतलब हो गया कॉग्निटिव फैक्टर्स। कॉग्निटिव फैक्टर्स में यह है कि सोचने और समझने की प्रक्रिया में गड़बड़ी मस्तिष्क विकार को जन्म दे सकती है। अगर कोई इंसान गलत सोचता या फिर समझने की प्रक्रिया में गड़बड़ी होने पे, सोचने और समझने की प्रक्रिया दोनों प्रोसेस में, अगर थिंकिंग प्रोसेस और समझने अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस में अगर किसी इंसान का गलत हुआ तो उसमें मेंटल डिसऑर्डर आने का संभावना होता है। जैसे अगर नकारात्मक, हमेशा आप अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो आप हमेशा एंजाइटी में रहेंगे और शायद डिप्रेशन में जा सकते हैं, आत्महत्या करने की बात कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं कॉग्निटिव फैक्टर्स। तीसरा है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व की कमजोरियां या असंतुलन व्यक्ति को मानसिक रोगों के प्रति संवेदनशील बनाती है। यानी व्यक्ति के अंदर जो वीकनेस होता है, कुछ भी, हर इंसान में वीक पॉइंट होते हैं, तो वो सब चीजें व्यक्ति को अपने प्रति सेंसिटिव बनाती है। उदाहरण के तौर पे देखें कि अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, अत्यधिक सेंसिटिव जो लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा चिंता में डूब जाते हैं। क्यों? चिंता मेंटल डिसऑर्डर है, एंजाइटी डिसऑर्डर तो है ही। तो ये चीज होता है कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो किसी भी छोटा बात को बड़ा बात बना दिया सोच सोच के, क्योंकि वो जानता है कि मेरे ऊपर बीत रहा, मतलब किसी के साथ गलत हो गया या गलत कर लिया तो वो बहुत ज्यादा एंजाइटी में डूब जाता है। चौथा पॉइंट है बचपन का अनुभव, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। इससे भी होता है, अगर आघात, अपेक्षा और असुरक्षित वातावरण मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। अगर हमारे बचपन में अच्छा से
अच्छा सा इन्वायरमेंट ना हो, असुरक्षित वातावरण हो, तो हमारे स्वास्थ्य, हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर यानी मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा गहरा असर डाल सकता है। जैसे बच्चों का अगर बचपन में शोषण होता है तो उसको आगे चल के पीटीएसडी हो जाता है। बहुत लोगों को पीटीएसडी भी नहीं पता होगा, चलिए कोई नहीं, आगे बता देंगे पीटीएसडी क्या होता है। तो अगर किसी बच्चे को बचपन में शोषण किया जाए, किसी बच्चे का बचपन में शोषण किया जाए, तो उसको पीटीएसडी होने का डर रहता है। इसीलिए बचपन का भी एक्सपीरियंस जो है सो चौथे फैक्टर्स में आते हैं। पांचवा फैक्टर्स है इंटर इंटरपर्सनल रिलेशन यानी अंतर व्यक्तिय संबंध। रिश्तों में तनाव, असंतुलन मानसिक विकार को बढ़ावा देती है। अगर रिश्तों में खटपट होती है, हमेशा लड़ाई झगड़े कलेश होते रहेंगे, तो ये जो है सो मेंटल डिसऑर्डर को बढ़ावा दे सकता है। उदाहरण के तौर पे लगातार झगड़े होना, तो ये चीज जो है सो डिप्रेशन में इंसान को भेज सकता है, या चिंता एंजाइटी हो सकती है इंसान को। अगला जो है सो साइको एनालिटिक्स अप्रोच है, जो कि मनोविश्लेषण दृष्टिकोण कहते हैं। अचेतन इच्छा और दबे हुए भावनात्मक तनाव का कारण बनते हैं। कहने का मतलब जो हमारे माइंड में कुछ चीजें दबा के रखते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में छुप जाती है, दब जाती है, वो चीज भी हमारे मेंटल डिसऑर्डर में असर डाल सकता है, वो भी कारण बन सकता है हमारे मेंटल डिसऑर्डर का। उदाहरण के तौर पे देखें तो दबे हुए कुछ असमान भाव जो है सो हमारे असमान बिहेवियर को प्रकट कर सकता है। जस्ट लाइक अगर किसी के प्रति, किसी को सेक्स के प्रति या किसी चीज के प्रति जो है सो अगर उसके सबकॉन्शियस माइंड को बार बार इच्छाओं को दबा दिया जाता है चेतन मन में यानी सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो कभी कभी ऐसे होते हैं कि अब नॉर्मल बिहेवियर करने लगते हैं। ये चीज तो हम लोग देख लिए। तो इसमें एक बार शॉर्ट में देख लेंगे कि साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या होता है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है। तो इसमें मानसिक विकार को व्यक्ति की सोच, सीखने, व्यक्तित्व, बचपन के अनुभव और रिश्तों से जोड़कर देखती है। देखिए बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जो मेंटल डिसऑर्डर को था वो सिर्फ बॉडी और ब्रेन के प्रोसेस को जोड़कर देखता था, लेकिन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में इंसान को थिंकिंग, सीखने, लर्निंग और कंडीशन, पर्सनालिटी, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, ये सब चीजें, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, साइको एनालिटिक्स, ये सब चीजों को जोड़कर दिखता है। ये होते हैं, क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। यह बताता है कि मानसिक रोग केवल जैविक कारणों से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और अनुभव से भी उत्पन्न होते हैं। यह कहता है कि मेंटल डिसऑर्डर जो है वो सिर्फ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे ही डिपेंड नहीं करता, इसमें मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी अनुभव करता है। ठीक ना, ये भी मतलब मायने रखता है। आगे हम लोग देखेंगे। अगला जो है तो मेरा है सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव यानी सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण एक विकार समझने का एक तरीका है। जिस प्रकार से हम लोग का बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था, उसी तरह साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था, उसी तरह अपना सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव है। तो ये भी एक तरीका है मेंटल डिसऑर्डर को समझने के लिए। इसमें यह माना जाता है कि मानसिक रोग केवल जैविक या मनोवैज्ञानिक कारणों से नहीं बल्कि समाज और संस्कृति भी व्यक्ति के मस्तिष्क स्वास्थ्य को गहरा असर डालती है। हाँ सही बात है, हमारा समाज से भी हमारे ऊपर दबाव बनते हैं, तो हो सकता है हमारे मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं। बहुत सारी चीज असर करती है, ये भी चीज समाज भी हमारे मेंटल डिसऑर्डर में बहुत ज्यादा मायने रखती है। पहला इसके भी मुख्य बिंदु है, कुछ चीज मेनली पॉइंट जो है उसको पढ़ेंगे। पहला जो है सो सामाजिक मानदंड और मूल है, जिसको इंग्लिश में सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज कहेंगे। तो हर समाज के कुछ नियम होते हैं और नैतिक मानक भी होते हैं। हर समाज में कुछ रूल्स होते हैं, जब व्यक्ति उनका उल्लंघन करता है तो उसे असामान्य माना जाता है। अगर कोई इंसान, अपने समाज में कुछ रूल्स होते हैं, तो अगर कोई इंसान उसको तोड़ता है तो उसको अब नॉर्मल कहा जा सकता है।
उदाहरण, ट्रैफिक नियम को तोड़ना आम बात है, लेकिन बच्चों को नुकसान पहुंचाना ये असामान्य बात है। यानी छोटा बच्चा को नुकसान पहुंचाना जो कि अभी जन्म लिया है, अगर वो सब चीजों को करते हैं तो आप अब नॉर्मल कहा जाएंगे। दूसरा है सोशल डिस्कम्फर्ट यानी सामाजिक असुविधा। जब किसी का व्यवहार दूसरों को असहज या बेचैनी कर दे तो यह असमान समझा जा सकता है। सोशल डिस्कम्फर्ट मतलब होता है कि किसी भी इंसान को आपसे कोई असुविधा नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई डिस्कम्फर्टेबल नहीं होना चाहिए आपसे। फिलहाल किसी भी इंसान को आपसे कोई असहज भाव नहीं होना चाहिए। इस चीज को दर्शाती है सोशल डिस्कम्फर्ट। तो उदाहरण के तौर पे देखें तो वही कल जो पहले हमने पढ़ा था कि अगर कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है तो ये चीजें हैं कि सामाजिक डिस्कम्फर्ट है ये चीज। फिर तीसरा जो है सो अप्रत्याशित और विचित्रता है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी और इरेशनल है। अचानक, अजीब या असंगत व्यवहार असामान्य के संकेत हैं। उदाहरण, बिना कारण चिल्लाना, अजीब हरकतें करना, जैसे हंसना, रोना, कुछ भी करना, अजीब हरकतें करना, ये सोशल सोशल पर्सपेक्टिव के ये कुछ कारण हैं। खतरनाक यानी डेंजरसनेस, व्यक्ति खुद के लिए या दूसरों के लिए खतरा पैदा करता है तो इसे मानसिक विकार माना जा सकता है। यानी खुद के लिए और या दूसरों के लिए कोई खतरा पैदा करता है तो उसको मेंटल डिसऑर्डर माना जा सकता है कि उसको मेंटल डिसऑर्डर है। हालांकि हर मानसिक रोग को खतरनाक नहीं कह सकते, यानी हर मेंटल डिसऑर्डर को खतरनाक नहीं कह सकते। तीसरा, पांचवा जो है तो वो है कल्चरल इन्फ्लुएंस, सांस्कृतिक का प्रभाव। कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है सो बहुत ज्यादा मायने रखता है। अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग कल्चर में असामान्य की परिभाषा अलग अलग होती है। ये चीज तो हम पहले लेक्चर से, पहले वीडियो से ही हम बताए जा रहे हैं कि अलग अलग समाज में, संस्कृति में अब नॉर्मल का अलग अलग डिफिनेशन होता है। लेकिन अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो अमेरिका में विवाह से पहले संबंध बनाना मान्य है। यानी अमेरिका जैसे वेस्टर्न कंट्री में अगर विवाह यानी मैरिज से पहले सेक्स करना या फिजिकल होना किसी के साथ, ये मान्य है, सामान्य बात है, नॉर्मल बात है। लेकिन कुछ समाज या हमारे भारत में इस चीज को अस्वीकार, मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो समलैंगिक पहले समलैंगिक को मानसिक रोग माना जाता था, लेकिन अब नहीं। ये चीज को बहुत ज्यादा पहले कह दिया जाता था ये मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब ये नॉर्मल चीजें हो गई है कि शादी से पहले फिजिकल होना ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे देखते हैं। सारांश में तो हम लोग ये समझ गए। तो अगर हम इसका टोटल मिला के ओवरव्यू देखें तो इसमें ये है कि सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण जो होता, सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव जो होता, बताता है कि मानसिक विकार की पहचान और परिभाषा समाज और संस्कृति पर निर्भर करता है। यह कहता है कि हर समाज में जो मानसिक विकार है, मेंटल डिसऑर्डर का जो आइडेंटिफिकेशन है या डेफिनेशन है, वो हर समाज के लिए अलग हो सकता है, हर संस्कृति के लिए, हर कल्चर के लिए अलग हो सकता है। उसमें से कुछ कारण जो हम लोग पढ़े थे वो था सामाजिक मानदंड और मूल, सामाजिक असुविधा, अप्रत्याशित और खतरा। ये सब असामान्य को परिभाषित करने के में भूमिका निभाता है। ये सब चीजें जो है अभी जो कुछ इंडिकेट्स बताया गया था, जैसे असुविधा किसी को पहुंचाना या क्या क्या मूल और रूल्स होते हैं समाज में, या फिर कुछ अजीब सा व्यवहार करना या खुद के लिए खतरा होना, या फिर ये चीजें जो है तो अब नॉर्मल्स को डिफाइन करती है। संस्कृति समय के बाद बदलती है, इसीलिए मानसिक विकारों की परिभाषा भी बदल सकती है। और ये चीज बताती जाती है कि जैसे जैसे संस्कृति बदलती है, अपना सोसाइटी बदलता है, कल्चर बदलती है, उसी प्रकार से मेंटल डिसऑर्डर का परिभाषा भी बदल सकता है, डेफिनेशन भी बदल सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आगे हम लोग देखेंगे। आगे अपना टॉपिक है
अगर हम एक बार तीनों को देख ले, तो तीनों को शॉर्ट में अगर देख ले, 3 पर्सपेक्टिव हम लोग ने पढ़ा था। पहला था जैविक दृष्टिकोण, जिसमें मानसिक रोगों को शरीर और मस्तिष्क की प्रक्रियाओं से जोड़ते हैं, जो कि हम लोग 2 चीजों से जोड़ के देखते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स को मानसिक रोगों को शरीर और मस्तिष्क की प्रक्रियाओं से जोड़ते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को सोच, भावनाओं और अनुभव पर ध्यान देता है। ये चीज मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण करता है। तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, जो कि समाज और संस्कृति के नियमों व मूल्यों से असामान्य को परिभाषित करता है। ये 3 दृष्टिकोण तीनों को आसानी से इस बात पे कर सकते हैं। अब एक चीज मैंने कहा था कि पीटीएसडी का मतलब ही बहुत लोगों को नहीं पता होता। तो पीटीएसडी का मतलब होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी कुछ बचपन में ऐसे आपके साथ डरावना चीज हो गया हो, या फिर आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो गई हो जो कि आपको अभी बेचैन करती है। आप फ्लैशबैक में चल जाते हैं। आपके साथ शारीरिक या यौन शोषण हो सकता है, और भी कुछ चीजें हो सकती है। कुछ हादसे हो सकते हैं, गंदगी हो सकती है, गंभीर हादसे, हिंसा देखना, या कहीं किसी को मारना काटना देख के वो चीजें आपके दिमाग में चलेगी, उसको पोस्ट ट्रॉमिक। इसके लक्षण बहुत सारे हैं। हमारा टॉपिक ये नहीं था कि पीटीएसडी क्या होता है, लेकिन हम लोग पढ़ लिए। अब है अगला टॉपिक मेरा है कि व्हाट इज असेसमेंट। असेसमेंट क्या है, यानी मूल्यांकन क्या है। तो मूल्यांकन मानसिक विकारों को समझने और निदान करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। हमारा असेसमेंट से हम जो है सो मेंटल डिसऑर्डर को अंडरस्टैंडिंग और उसको डायग्नोसिस करने की एक प्रक्रिया यानी प्रोसेस है। क्या है मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो मूल्यांकन का मतलब है किसी व्यक्ति का मानसिक स्थिति को व्यवस्थित तरीके से जांचना। यानी हम किसी इंसान में कितना मेंटल डिसऑर्डर है उसको टेस्ट करते हैं, जांचते हैं कि क्या सही तरीके से, उसी को कहते हैं असेसमेंट या मूल्यांकन। इसमें जानकारी इकट्ठा करना आपके बारे में या किसी भी मरीज के बारे में। मरीज क्या कह सकते हैं, जो प्रॉब्लम में चल रहा है, जिसको मेंटल डिसऑर्डर है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, लक्षणों का विश्लेषण करना, यानी इसमें क्या क्या सिम्टम्स है वो चीज का पूरा एनालाइज करना, और यह तय करना शामिल है कि व्यक्ति को किस प्रकार का मानसिक विकार है। यानी ये भी चीज तय करना है, इतने सारी चीजों को करके उसके बाद ये तय करना है कि उसके अंदर कौन सा मेंटल डिसऑर्डर है। आगे देखेंगे। यह केवल डायग्नोसिस तक सीमित नहीं है। जो मूल्यांकन है वो सिर्फ डायग्नोसिस तक ही, निदान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति की ताकत, कमजोरियां, व्यवहार और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को भी ध्यान में रखता है। ये चीज सिर्फ ये चीज नहीं है कि बीमारी खत्म कर देना ही सब कुछ हो गया, लेकिन नहीं, इसमें ये नहीं है। आपके अंदर का वीकनेस, स्ट्रांगनेस, जो आपके पॉइंट है, वो सब चीज को भी देखा जाता है, वो सब चीज को भी ध्यान में रखा जाता है कि आपके अंदर क्या क्या कमजोरियां हैं, क्या क्या आपके अंदर बुराइयां हैं, क्या क्या आपके अंदर अच्छाइयां हैं। ये सब चीजें भी देखा जाता है। मूल्यांकन का अर्थ यही होता है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेना, उसके बाद कौन से लक्षण चल रहा है, उसके अंदर कौन सा वो चल रहा है, क्या कह सकते हैं उसको, कौन सा सिम्टम्स है उसके अंदर, उसके बाद उसका बीमारी देख लेना कि ये सिम्टम्स है तो ये बीमारी है उसके अंदर कुछ भी। तो ऐसा नहीं कि उसका बीमारी ठीक करके उसके बाद हटा देना, ऐसा नहीं। उसके अंदर और भी चीजें देखा जाता है, जैसे कि आपके अंदर क्या वीकनेस पॉइंट है, क्या स्ट्रांगनेस आपके पॉइंट है, तो ये सब चीजें भी देखा जाता है उसके अंदर। मूल्यांकन का अर्थ यही हुआ। मूल्यांकन के कुछ घटक हैं, जैसे कुछ चीजें मूल्यांकन के लिए कुछ घटक हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। पहला है क्लिनिकल इंटरव्यू, जिसको क्लिनिकल इंटरव्यू में रोगियों से बातचीत किया जा करके उसकी समस्याएं, इतिहास और अनुभव को समझना होता है। देखिए, मूल्यांकन का मतलब हो गया कि हम किसी से उसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो सिंपल है कि उसमें भी कुछ घटक होंगे। किस प्रकार से किया जा सकता है मूल्यांकन। तो पहला है क्लिनिकल इंटरव्यू। हम अगर किसी रोगी है, कोई भी रोगी है, तो उसको उस इंटरव्यू से के तरीके से भी जांच सकते हैं कि उसकी क्या समस्या है, उससे बातचीत करके, और उसके अनुभव को भी पूछ सकते हैं, उसके पुरानी इतिहास को भी पूछ सकते हैं। तो इंटरव्यू पहला हो गया क्लिनिकल इंटरव्यू।
दूसरा है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मानसिक मानसिक मस्तिष्क स्थिति परीक्षण, जैसे उसका सोच, मूड, ध्यान, स्मृति और व्यवहार का निरीक्षण कर सकते हैं। ये सब चीजें हम टेस्ट करके कि कैसे सोचता है, उसकी आदत कैसी है, उसका मूड कैसे स्विंग होता है, उसका फोकस कैसा है, या फिर उसका बिहेवियर जो है उसके ऊपर हम ध्यान देके ये चीज कह सकते हैं। तो उसी को कहते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन यानी मानसिक स्थिति परीक्षण। तीसरा है साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षण। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में मानकीयकृत टेस्ट जैसे आईक्यू टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण, डिप्रेशन, चिंता स्केल, ये सब चीजें आते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट में। साइकोलॉजिकल टेस्ट। चौथा जो है सो व्यवहार का निरीक्षण है यानी बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। तो बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन क्या है कि रोगियों के दैनिक व्यवहार और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन मतलब है कि व्यवहार के आपके व्यवहार को निरीक्षण किया जा रहा है, आपके व्यवहार को देखा जा रहा है, इस चीज के बारे में है। तो रोगियों के जो आप दिन भर में क्या क्या करते हैं, आप कोई भी रोगी है तो उसके व्यवहार को देखा जाता है, समझा जाता है और लिखा जाता है। सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ, व्यक्ति किसी समाज और संस्कृति में कैसे रहता है यह भी मूल्यांकन का हिस्सा है, यह भी एक चीज का मूल्यांकन है। अब देखें तो हम देखें मूल्यांकन मानसिक विकारों को समझने की एक व्यापक प्रक्रिया है, जिसमें क्लिनिकल इंटरव्यू, परीक्षण, निरीक्षण और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का विश्लेषण शामिल है। इससे डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक को सही डायग्नोसिस करने और उपचार करने में, योजना बनाने में मदद मिलती है। किसी भी बीमारी को डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक यानी साइकेट्रिस्ट कह सकते हैं, तो उसको जो है सो उस बीमारी का सोल्यूशन पता करने में, या क्या बीमारी चल रहा है या फिर उसको कैसे ठीक करना है, इसके बारे में उससे हेल्पफुल हो सकता है ये चीजें जान के। आगे देखेंगे, अगला टॉपिक है मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन यानी साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट का मतलब है किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को समझने के लिए व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करना। जो चीज एप्लीकेबल है उसी को हम इसमें अप्लाई करेंगे, जिसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट में यही है कि जो समझने के लिए व्यवस्थित है और साइंटिफिक तरीके से जो जांचा जाता है उसी का उपयोग करेंगे। उसमें से मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन क्या है, अगर ये देखें तो यह एक प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति के विचार, भावना, व्यवहार और व्यक्तित्व को मापने के लिए की जाती है। अगर हम किसी इंसान का ये चीज पता करना चाहें कि उसके थिंकिंग में क्या चलता है, उसके भावनाएं क्या है, उसका बिहेवियर क्या है और उसका पर्सनालिटी क्या है, इस सब चीज को मापने के लिए हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट का उपयोग करते हैं। इसका उद्देश्य है मानसिक विकारों की पहचान करना, यानी इसका जो पर्पस है वो है मेंटल डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करना, व्यक्ति की ताकत और कमजोरियों को जानना और उपचार की योजना बनाना। ये हो गया साइकोलॉजिकल असेसमेंट में। इसके मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के मुख्य कारण से हम मुख्य उपकरण का भी नाम जानेंगे, जैसे क्या क्या उसके मशीन है जिसके अनुसार से हम किसी इंसान के बारे में, किसी इंसान का टेस्ट कर सकते हैं। तो पहला है स्टैंडर्डाइज टेस्ट यानी मानकीयकृत परीक्षण, जिसको माना गया है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आईक्यू टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, डिप्रेशन टेस्ट, एंजाइटी टेस्ट, ये टेस्ट वैज्ञानिक रूप से बनाए गए हैं और तुलना योग परिणाम देता है। ये जितने भी टेस्ट का नाम मैंने अभी बताया कि आईक्यू टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, एंजाइटी टेस्ट, डिप्रेशन टेस्ट, जो भी चीज थे, ये चीजें जो है सो वैज्ञानिक रूप से साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है और इसका जो है सो रिजल्ट भी मिलता है, रिजल्ट भी देता है। दूसरा है प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो होते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक जो होता है वो रोसर्च इंक ब्लड टेस्ट भी कहा जाता है उसको, जैसे रोसर्च
इंक ब्लॉक टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जिसको TAT भी कहा जाता है। इनमें व्यक्तियों की अवचेतन भावनाओं और समझने सोच सामने आती है, यानी कह सकते हैं रिसर्च इंक ब्लॉक टेस्ट जो होता है या थीमेटिक एप्रिसिएशन जो होता है उसमें जो है सो इंसान के अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में क्या सोचता वो सामने बाहर आता इस टेस्ट से, यानी आपकी जो बहुत पहले बचपन में कुछ दबा दिया गया है या बहुत पहले जो किए हैं वो सब चीजें बाहर आती है इस टेस्ट से। एक है सेल्फ रिपोर्ट स्केल जो कि हम लोग को पढ़ना था, उसके बारे में व्यक्ति खुद अपने लक्षणों और अनुभव को बताता है। सेल्फ रिपोर्ट स्केल्स में यही होते हैं कि 100 मूल्यांकन स्केल होता है, इसमें 100 खुद से टेस्ट किया जाता है, ये खुद अपने अनुभव या लक्षण को बताते हैं इस टेस्ट में। उदाहरण के तौर पे हम देखें तो बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी जो था हम लोग का जो प्रैक्टिकल था, उसमें जो बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी था वो इसमें आएंगे इस स्केल में। व्यवहार का निरीक्षण यानी बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, व्यक्ति के दैनिक व्यवहार और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना ही व्यवहार निरीक्षण में आएगा। क्लिनिकल इंटरव्यू भी हम देख सकते हैं, रोगियों से बातचीत करके उसका समस्या और इतिहास या एक्सपीरियंस जान के ये सब चीजें जो है तो मनोवैज्ञानिक असेसमेंट में आएंगे, यानी साइकोलॉजिकल असेसमेंट में आएंगे। फिर से एक बार देख ले तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है सो मानसिक विकारों को समझने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें टेस्ट, स्केल, इंटरव्यू और निरीक्षण शामिल है। ये सब चीजें हम देख लेते हैं। यह डॉक्टर मनोवैज्ञानिक को सही निदान और उपचार की योजना बनाने में मदद करती है। देखिए जितने भी टेस्ट हैं, जितने भी असेसमेंट हैं, सारे चीज में डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक को हेल्पफुल होते हैं, इसीलिए हर चीज में ये चीज चिपका देना अगर आपके पेपर में आ गया क्वेश्चन तो। दूसरा है न्यूरोबायोलॉजिकल असेसमेंट, तो इसका मतलब है न्यूरोबायोलॉजिकल असेसमेंट जिसको इसका मतलब है मानसिक विकारों को समझने के लिए एक मानसिक मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली का वैज्ञानिक अध्ययन। न्यूरोबायोलॉजिकल असेसमेंट को समझने के लिए आपको ब्रेन और नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम को समझना पड़ेगा या न्यूरो सिस्टम को समझना पड़ेगा, उसका फंक्शन को समझना पड़ेगा, तभी आप न्यूरोबायोलॉजिकल असेसमेंट समझ पाएंगे। तो आगे देखते हैं न्यूरोबायोलॉजिकल मूल्यांकन क्या है, यानी न्यूरोबायोलॉजिकल असेसमेंट क्या है। यह प्रक्रिया मानसिक रोगों के जैविक आधार को पहचानने के लिए की जाती है। ये जो प्रोसेस है न्यूरोबायोलॉजिकल असेसमेंट वो बायोलॉजिकल बेसिस को पहचानने के लिए एक तरीका है। इसमें मस्तिष्क की संरचना यानी ब्रेन का स्ट्रक्चर, फंक्शन और न्यूरोकेमिकल्स का विश्लेषण किया जाता है, न्यूरोकेमिकल का एनालाइज किया जाता है। इसमें उद्देश्य है यह समझना कि किसी व्यक्ति के मानसिक लक्षणों के पीछे से जैविक कारण काम करते हैं। किसी भी व्यक्ति में जो मानसिक लक्षण है यानी दिमाग का जो लक्षण है वो उसके बायोलॉजिकल फैक्टर पे काम करते हैं, ये चीज इसका पता करना है। न्यूरोबायोलॉजिकल असेसमेंट का यही काम है। आगे देखते हैं इसमें कुछ उपकरण है यानी इसको जांचने के लिए कुछ मशीनों का यूज किया जाता है। उसमें पहला है न्यूरो इमेजिंग तकनीक, जिसमें न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे मशीन आते हैं जैसे MRI, CT स्कैन, पेट स्कैन, PET स्कैन जो है वो। अब मस्तिष्क की संरचना और गतिविधियों को देखने के लिए ये सब चीजें किया जाता है, क्योंकि न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स है तो इमेजिंग तो उसमें देखने के लिए ये जितने सारे मस्तिष्क का संरचना देखने के लिए अन्य क्या स्ट्रक्चर है वो सब चीजें या फंक्शन कैसे करती है, मस्तिष्क कैसे कर रहा है, तो उसी चीज देखने के लिए ये सब सारे टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे देखें तो सीजोथेर्मिया में मस्तिष्क के कुछ हिस्सों का आकार बदलना होता है। सीजोथेर्मिया जो बीमारी होते हैं उसमें ब्रेन का कुछ स्ट्रक्चर जो है सो चेंज होते रहता है या चेंज हो जाता है, उस चीज के बारे में बोला गया है। दूसरा टेक्निक्स का नाम है EEG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स
एंसेफेलोग्राम होता है, जिसमें मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें जो है तंत्रिका तंत्र, सिम्टम्स, सिनेप्स वगैरह कुछ कुछ चीजें का जो है सो रिकॉर्ड रखा जाता है। मिर्गी या अन्य न्यूरोलॉजिकल स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। किसी किसी को मिर्गी हो जाता है, एकाएक भीड़ में जाके गिर जाना, थरथरा के गिर जाना, ये सब चीजें मिर्गी एक बीमारी का नाम है। उसमें इस चीजों का ईईजी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में कैसा गतिविधि चल रहा है, मस्तिष्क का इलेक्ट्रॉन्स भी दिमाग के वायर में न्यूरोकेमिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स, इस तरह की चीजें जो है सो इसी में देखा जा सकता है, ईईजी में। तीसरा है न्यूरोकेमिकल एनालिसिस, यानी न्यूरोकेमिकल विश्लेषण। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन का स्तर जांचना। इस चीज से न्यूरोकेमिकल एनालिसिस से हम सेरोटोनिन और डोपामिन कितने स्तर पे है वो चीज हम जांच सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू से। अवसाद, डिप्रेशन और एंजाइटी विकारों को असंतुलन पाया जाता। अगर ये सब चीजें आपका डोपामिन हाई हो गया या सेरोटोनिन नहीं चल रहा है ढंग से, नहीं क्या कहते हैं रिलीज हो पा रहा है, तो ये सब चीजें जो है सो डिप्रेशन और एंजाइटी का कारण बन सकता है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट होता है कि आपके स्मृति का मतलब हो गया आपका आदास, ध्यान, मेडिटेशन, समस्या समाधान और भाषा कौशल को मापता है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट में इन चीजों का मापा जाता है। मस्तिष्क की कार्य क्षमता, यानी ब्रेन का जो कार्य क्षमता होता है वो, और क्षति को पता लगाना होता है। आज हम यहीं पे रखते हैं अपने चैप्टर को, और खत्म हो गया। इतना ही टॉपिक था हमारे सेकेंड चैप्टर में, बस दैट्स एंड। भाई पढ़िए और मौज कीजिए। कुछ कुछ चीजें जो है सो थे, बाकी सारे प्रश्न थे वो सब आप लोग देखिए, और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं थर्ड चैप्टर को लेके। खत्म, फिनिश। थैंक यू।